हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 20 नवंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है कि ये जो तीनों फार्म लॉज हैं उनको रिपील कर दिया जाएगा इन द अपकमिंग विंटर सेशन। A tale of two rollbacks, land and farm loss. Focus was outcome, not the process. The नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट was spot on in identifying two big areas. तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही ये बात को आइडेंटिफाई कर लिया था कि लैंड और फार्म में रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन दोनों रिफॉर्म्स के लिए ही यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसने ज़्यादा फोकस किया अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पे। उसने इस बात पर फोकस नहीं किया कि अपोजिंग वॉइसेस को कैसे कन्विंस करना है। तो यहाँ पर इनकी यही कमी रहेगी कि ये लोग अपोजिंग वॉइसेस को यहाँ पर कन्विंस नहीं कर पाए। सबसे पहले बार जब यहाँ पर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने यहाँ पर लैंड को लेकर रिफॉर्म्स करने की कोशिश की। इट कुड हैव यूज्ड इट्स पॉलिटिकल कैपिटल। तो यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट थी इनके पास अच्छी खासी मेजॉरिटी थी, ये अपनी पॉलिटिकल कैपिटल को यूज़ कर सकते थे कंसेंसस को बिल्ड करने के लिए। स्टेक होल्डर्स के व्यूज़ को भी यहाँ पर सुनने की ज़रूरत थी और यहाँ पर नॉर्मेटिव लेजिस्लेचर प्रोसीजर्स यहाँ पर बिल पास होने चाहिए थे। लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट की एसेंट मिलनी चाहिए थी। यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी कि आपको ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत थी। जब इतने आपको मेजर चेंजेस करने हो, यहाँ पर आपको फार्मर्स को कन्विंस करना हो, तो यहाँ पर ज़रूरत थी कि नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस से जाया जाए। इन द केस ऑफ ए लैंड द एनडीए गवर्नमेंट, अब जब लैंड रिफॉर्म्स की बात आई थी तो एनडीए गवर्नमेंट ने बेसिकली दिसंबर 31 2014 को एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया था। तो ऑर्डिनेंस से बेसिकली अमेंडमेंट्स करने की कोशिश की गई थी। राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, ये 2013 का एक्ट है। इसमें अमेंडमेंट करने की कोशिश की गई थी और अमेंडमेंट कुछ ऐसे अमेंडमेंट थे कि कुछ ऐसे केसेस होंगे जहाँ पर लैंड लेने से पहले यहाँ पर जो लैंड ओनर है उसकी कंसेंट की ज़रूरत नहीं होगी और उस केस में यहाँ पर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो फॉर विच लैंड कैन बी एक्वायर्ड विदाउट कंसेंट फ्रॉम लैंड ओनर्स। तो यहाँ पर कुछ ऐसे अमेंडमेंट किए गए थे कि यहाँ पर लैंड ओनर से लैंड लेने से पहले उनकी कंसेंट नहीं ली जाएगी और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी नहीं किया जाएगा। फिर ये जो ऑर्डिनेंस है वो लैप्स हो गया, उसके बाद वापस से रीप्रोमलगेट किया गया। लेकिन इस ऑर्डिनेंस को लेकर भी उसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लग गए जिसकी वजह से इस ऑर्डिनेंस को लैप्स ही होने दिया गया था। तो गवर्नमेंट वॉज रीप्रोमलगेटेड ऑन May 30, 2015, but protest gathered momentum and eventually Modi announced in August the ordinance would not be reissued. तो यहाँ पर ऐसा इंसिडेंट एक बार मोदी गवर्नमेंट के साथ हो चुका था जहाँ पर इन्होंने कंसल्टेशन नहीं किया था। ऑर्डिनेंस से यहाँ पर रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई लेकिन उसके बाद इनको प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा था और इन्होंने वापस से जो ऑर्डिनेंस उसको लैप्स होने दिया, उसको रीप्रोमलगेट नहीं किया। तो उस इंसिडेंट से कुछ सीखना चाहिए था लेकिन उस इंसिडेंट से कुछ भी नहीं सीखा गया और फार्म लॉज में वैसे ही किया गया कि यहाँ पर ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दिया गया था। अब फार्मर्स को क्या डर था? फार्मर्स को यही डर था बेसिकली कि इसकी वजह से जो एमएसपी कहीं वो ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे अगर एपीएमसी से बाहर ट्रेडिंग होने लग जाए तो एपीएमसी होंगे तो उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। अगर एपीएमसी की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी तो एमएसपी के ऊपर जो यहाँ पर प्रोक्योरमेंट होता है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे कुछ कंसर्न्स थे। तो इन कंसर्न्स को लेकर यहाँ पर सरकार को बात करनी चाहिए थी, फार्मर्स को कन्विंस करना चाहिए था, जो कि यहाँ पर सरकार नहीं कर पाई और अल्टीमेटली यहाँ पर जो लॉज हैं उनको रिपील करना पड़ रहा है। इन बरीइंग फार्म लॉस गवर्नमेंट में हैव हेल्ड ऑफ डिमांड फॉर राइट टू एमएसपी। तो यहाँ पर फार्म लॉस की तो रिपील की बात चल ही रही थी लेकिन बीच में ऐसी भी डिमांड्स आ रही थी कि एमएसपी को एक लीगल राइट बना देना चाहिए। तो फार्म लॉस जो थे प्रैक्टिकल पर्पज से वो डेड ही हो चुके थे क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर स्टे लगा दी थी। तो फार्म लॉस वर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज डेड फ्रॉम द टाइम द सुप्रीम कोर्ट ऑन जनवरी 12 स्टेट देयर इम्प्लीमेंटेशन अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी भी बना दी थी। एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दी लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कोई भी हेयरिंग नहीं हुई उस बात को लेकर। मोदी गवर्नमेंट ने भी कोर्ट के स्टे को रोकने की कोशिश नहीं की। तो मोदी गवर्नमेंट मेड नो अटेम्प्ट्स टू वैकेट द कोर्ट स्टे। इसके अलावा कंट्रेरी यहाँ पर गवर्नमेंट खुद इन लॉस को वॉयलेट कर रही थी। अब कैसे? जब फूड इन्फ्लेशन और यहाँ पर पल्सर एडिबल ऑयल के प्राइस यहाँ पर बढ़ना शुरू हुए तो गवर्नमेंट ने स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स लगा दी। लेकिन यहाँ पर जो लॉज हैं, स्पेशली जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, वो ये बोलता है कि स्टॉकिंग रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती हैं और वो सिर्फ एक्सेप्शनल कंडीशंस में लगाई जा सकती हैं। वो एक्सेप्शनल कंडीशंस क्या होंगी? वॉर, फेमाइन, नेचुरल कैलामिटीज़ ऑफ ग्रेव नेचर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज। तो यहाँ पर बेसिकली एक लॉज जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है जो ये बात कर रहा था कि स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स नहीं लगानी है और सिर्फ एक्सेप्शनल कंडीशंस में ही लगानी है, जैसे कि वॉर, फेमाइन, नेचुरल कैलामिटीज ऑफ ग्रेव नेचर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज। लेकिन गवर्नमेंट जब यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ने लगे, फूड इन्फ्लेशन बढ़ने लगे, तो गवर्नमेंट ने स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स लगा दी। तो बेसिकली यहाँ पर जो थर्ड लॉ है उसका वॉयलेशन हो रहा है लेकिन जो लॉज हैं वो तो स्टे पर ही थे, तो ऐसा कुछ वॉयलेशन हुआ नहीं। आगे हम चलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो फार्मर्स की डिमांड थी, फार्मर्स की ये डिमांड थी कि जो एमएसपी है उसको लीगल राइट बना देना चाहिए। अब फार्मर्स का ये कहना था आप इन 3 लॉज को मत रिपील करो लेकिन यहाँ पर एमएसपी को लीगल राइट बना दो। अगर एमएसपी को यहाँ पर लीगल राइट बना दिया जाए
तो इससे बड़ा डिजास्टर कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर रिफॉर्मिस्ट पर्सपेक्टिव से दाओ तो दिस वुड हैव बीन अ वेरी बिग डिजास्टर। बाय रिपीलिंग द फार्म लॉज द गवर्नमेंट मे हैव मैनेज टू स्टेव ऑफ द डिमांड फॉर प्रोवाइडिंग अ लीगल गारंटी टू एमएसपी। अब यहाँ पर फार्म लॉज को रिपील कर दिया तो हो सकता है जो फार्मर्स की डिमांड है कि एमएसपी को लीगल बनाया जाए, उसके ऊपर उस डिमांड में थोड़ी कमी आ सकती है। तो यहाँ पर बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। ये रिफॉर्म्स नहीं हुए लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, यहाँ पर यूरिया प्राइसेस को डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है, इनपुट सब्सिडीज़ को रिप्लेस करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर एकड़ कैश ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ओपन एंडेड जो प्रोक्योरमेंट है उसको बंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट की वजह से क्या हो रहा है, सिर्फ एफसीआई जो है उसमें फूड ग्रेन्स का स्टॉक है सिर्फ बढ़ता चला जा रहा है। तो ये वाली प्रॉब्लम्स इनको सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन अब उन रिफॉर्म्स को करना कैसे उसके बारे में सोचना है कि यहाँ पर फार्मर्स को कैसे कन्विंस करना है कि यहाँ पर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अब जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। वाइल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, लेकिन ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ये हमें तभी मिल सकती है जब यहाँ पर सिविक एम्यूनिटीज़ हो। Justice Waziri said citizens needed to be empowered and facilitated in the enjoyment of their constitutional rights, and for that provision of basic civic amenities is essential। तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तभी हो सकता है जब यहाँ पर बेसिक सिविक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड हो लोगों को। कोर्ट सेट बेसिक एम्यूनिटीज़, अब बेसिक एम्यूनिटीज़ में क्या हो, एक सेफ और सिक्योर नेबरहुड हो, ट्री लाइंड एवेन्यूज़ हो, फुटपाथ्स हो, कि अगर यहाँ पर कोई इंसान पैदल कहीं जाना चाह रहा है तो बेसिकली जा तो सके, और बीच में इतने सारे व्हीकल्स होंगे, व्हीकल्स रोकने की कोशिश करेंगे, तो इसकी वजह से वो इंसान जानबूझकर फिर पैदल चलना ही बंद कर देगा। तो ये ना हो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होना चाहिए, जिसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट को बेसिक सिविक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड कराना ज़रूरी होता है। कोर्ट सेट द ऑब्स्टिकल्स वुड डिस्करेज, तो अगर यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बीच में कोई व्हीकल आएगी, तो उसकी वजह से जो इंसान है वो डिस्करेज हो जाएगा और वो वॉक करना बंद कर देगा, और वॉक करना बंद कर देगा तो वापस वो भी व्हीकल चलाने लगेगा। अगर वो भी व्हीकल चलाने लगेगा तो और ज़्यादा व्हीकुलर एमिशंस होंगे। ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं था। अब फार्मर्स की और क्या क्या डिमांड है, तो फार्मर्स की यही डिमांड है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को लेकर आए हो आप उनको भी वापस लो, और यहाँ पर जो एमएसपी है एमएसपी को लेकर एक लीगल गारंटी दो। तो ये कुछ यहाँ पर रिफॉर्म्स की बात की गई है। यूपी में अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा और यूपी डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो बुंदेलखंड रीजन से माइग्रेशन होता है वो ना हो। बाकी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट किया था झांसी, और यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा भारत डायनेमिक्स प्लांट का, और यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई को यहाँ पर ट्रिब्यूट दिया गया। प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, जो इंडिया है लार्जेस्ट आर्म्स बायर में से एक है। तो मंत्रा अब ये नहीं होना चाहिए कि हम लार्जेस्ट आर्म्स बायर, इसमें हमें खुश नहीं होना चाहिए। अब हमें मेक इन इंडिया पे फोकस करना, मेक फॉर द वर्ल्ड पे फोकस करना, और डिफेंस इंडस्ट्री में भी हमें मेक इन इंडिया पर ही फोकस करना। तो बाकी भारत डायनेमिक्स प्लांट एंड ट्रिब्यूट टू द रानी लक्ष्मीबाई, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। इंडिया और चाइना के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। External Affairs Minister S. Jaishankar said on Friday that India and China are going through a particularly bad patch in their ties because Beijing has taken a set of actions, क्योंकि जो एग्रीमेंट्स हो रखे थे इंडिया और चाइना में, यहाँ पर जो चाइना उसने उसको वॉयलेट किया, और यहाँ पर चाइना के पास कोई भी क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन भी नहीं है कि चाइना ने उनको क्यों वॉयलेट किया। तो अगर चाइनीज़ नहीं चाहते कि हमारी बायलैटरल रिलेशनशिप ऐसे ही रहे, तो यहाँ पर बेसिकली जो चाइनीज़ है उनको बात करनी पड़ेगी, जो प्रॉब्लम उनको रिजॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये बातें कहाँ बोली गई, तो ग्रेटर पावर कॉम्पिटिशन द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर एट द ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम इन सिंगापुर। तो सिंगापुर में यहाँ पर वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में डिस्कशन हो रहा था, जहाँ पर ये बात बोली गई। अगर चाइना को हमारे साथ रिलेशनशिप अच्छी करनी, तो चाइना को एक क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन और रिजॉल्व करने के लिए सोचना होगा कि हमें कैसे ये पूरी जो प्रॉब्लम चाइना ने बनाई है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एनजीओ प्रथम को मिला है इंदिरा गांधी प्राइज। तो प्रथम द एनजीओ वर्किंग टू एक्सपेंड द स्कोप फॉर एजुकेशन इन इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रथम है ये बहुत फेमस है असर रिपोर्ट निकालने के लिए। आगे हम चलते हैं। अब ये प्रथम एनजीओ किसने सेटअप किया था, तो सेटअप इन 1995 बाय डॉक्टर माधव छवन एंड फरीदा लैम्बे। प्रथम इज वाइडली रिगार्डेड फॉर इट्स एनुअल सर्विस टू असेस एजुकेशन आउटकम्स। ये हम नहीं पढ़ेंगे कि एजी कौन बनाएगा, ये सारे फार्म लॉस के ऊपर ये आर्टिकल है। तो फसाड क्रैक्स, स्टेप बैक एंड फॉरवर्ड, फॉरगेटिंग द सिटी। फॉरगेटिंग द सिटी इस बारे में है कि जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन क्यों किया गया, नहीं किया जाना चाहिए था, तो ये हम नहीं डिस्कस करेंगे। ये हम डिस्कस करेंगे द सेटबैक इन द लेसन, क्योंकि इसमें मुझे कुछ अलग पॉइंट्स मिले। प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड दैट द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिपील करने की तो बात कही है, लेकिन साथ में एक और बात ये बोली है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक कमेटी बनाएंगे
जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे यूनियन के, स्टेट गवर्नमेंट्स के, एग्री एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट, और एक नया पैकेज लेकर आएंगे फार्मर्स के लिए। तो ये रिफॉर्म्स तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम नए रिफॉर्म्स करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की बात की गई है। बाकी इसमें यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे। तो ये जो बात की गई कि सारे स्टेक होल्डर्स की बातों को सुनना चाहिए, तो अब गवर्नमेंट सही स्टेप पर जा रही है। यहाँ पर प्रोसेस पे भी फोकस हो रहा है कि रिफॉर्म्स लाए कैसे जाएंगे। जो एग्री जीडीपी ग्रोथ है वो लगभग 3.5% रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी की एरा में भी, और इससे पहले जो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी उसमें भी लगभग 3.5% की ही ग्रोथ रहती है। तो आगे भी यही रहने वाली, क्योंकि कोई रिफॉर्म्स तो हो नहीं रहे हैं। जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो भी यही रहने वाला। राइस और वीट में ज़्यादातर स्क्यूड होगा, ज़्यादातर यहाँ पर राइस और वीट को उगाया जाएगा, क्योंकि राइस और वीट पे एमएसपी मिलता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उनके स्टॉक्स लगातार बढ़ते रहेंगे। फूड सब्सिडी और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो और ज़्यादा रिसीड होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो राइस है, पैडी है, वो बहुत ज़्यादा वाटर गजलिंग क्रॉप है। एमिशंस होते ही रहेंगे नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन के। जो एग्री मार्केट्स है वो अभी भी रेग्ड होंगी। जो फार्म रिफॉर्म्स है वो अभी भी एल्यूसिव रहेंगे। तो बेसिकली ऑथर ने ये बोला है कि कुछ भी रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं तो उसके कारण जो प्रॉब्लम्स है वो वैसे ही बनी रहेंगी। अब प्रॉब्लम्स क्या है कि राइस और वीट को ही उगाया जाएगा। राइस और वीट को क्यों उगाया जाएगा? क्योंकि जो एमएसपी दी जाती है उस पर तो फार्मर्स राइस और वीट ही इसीलिए उगाते हैं, और वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर ग्राउंड वाटर रिसीड होता जाएगा, क्योंकि जो पैडी है वो वाटर गजलिंग क्रॉप है। तीसरी बात, यहाँ पर जो एमिशंस होते हैं मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के, वो भी होते रहेंगे। अब यहाँ पर लेटेस्ट सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ द एनएसओ से ये पता चलता है जो एग्री हाउस होल्ड की यहाँ पर इनकम थी 2018-19 में सिर्फ 10,218 थी। अगर उसको रियल इनकम में अब कैलकुलेट करो तो वो तो 13,000 रुपये होगी। अगर हम पीएम किसान के 500 रुपये और लगा लो तो ये जो इनकम है लगभग 14,000 मान लो, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो यहाँ पर एग्री हाउस होल्ड इनकम है वो सिर्फ 14,000 रुपये है। तो यहाँ पर रिफॉर्म्स करने की तो ज़रूरत है ना, अगर इनकम को बढ़ाना है तो। गिवन दैट द एवरेज होल्डिंग साइज स्टैंड्स एट जस्ट 0.9 हेक्टेयर, तो यहाँ पर अगर एवरेज होल्डिंग साइज देखा जाए तो सिर्फ 0.9 हेक्टेयर है। तो 0.9 हेक्टेयर में अगर आप सिर्फ स्टेपल क्रॉप लगाओगे तो आपको ज़्यादा इनकम नहीं मिलेगी। तो आपको यहाँ पर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर के ऊपर शिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो दैट हैज़ बिन श्रिंकिंग ओवर द ईयर्स। द इनकम अ फार्मर कैन अर्न फ्रॉम प्रोड्यूसिंग बेसिक स्टेपल्स इज नॉट हार्ड टू गेस। तो यहाँ पर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अब हाई वैल्यू एग्रीकल्चर की तरफ अगर शिफ्ट करना है तो यहाँ पर सप्लाई चेन्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब सप्लाई चेन्स बहुत अच्छी तभी होगी जब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट होगा। तो अनलेस वन गोज फॉर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर एंड दैट्स वेयर वन नीड्स एफिशिएंट फंक्शनिंग वैल्यू चेन्स फ्रॉम फार्म टू फोक। तो यहाँ पर एफिशिएंट फंक्शनिंग वैल्यू चेन्स होनी चाहिए। उसके लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्ट करेगा, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ई कॉमर्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। उसके बाद ही यहाँ पर जो फार्मर्स की इनकम है वो बढ़ सकती है। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को तो अल्टीमेटली लेकर ही आना है। अब फार्मर्स लीडर्स आर ऑलरेडी आस्किंग फॉर द लीगल गारंटी। अब यहाँ पर फार्मर्स के लीडर्स का ये कहना है कि एमएसपी के लिए हमें लीगल गारंटी दो। लेकिन एमएसपी के लिए अगर लीगल गारंटी दे दी तो उससे बड़ा डिजास्टर कुछ हो ही नहीं सकता। सिमिलरली यहाँ पर और भी डिमांड्स की जा रही हैं, जैसे प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म्स होना चाहिए। तो अगर के लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो आप प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म्स भी करना बंद कर दोगे, तो द नेट रिजल्ट इज लाइकली टू बी स्लोइंग डाउन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो अब इन सारी बातों का सिर्फ एक ही रिजल्ट है, जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो और ज़्यादा स्लो डाउन होंगे, और जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अगर हमें अपने ग्रोथ को प्रोपेल करना है। इंस्टेड वी में विटनेस, तो इलेक्शन से पहले क्या होता है, फ्रीबीज बांटना शुरू कर दिए जाते हैं। तो इंस्टेड वी में विटनेस फ्रीबीज बीइंग शावर्ड इन द रन अप टू द स्टेट इलेक्शंस। और ऐसा ही हमें 2024 के जनरल इलेक्शन से देखने से पहले भी मिलेगा। लेकिन हमारे रिफॉर्म स्लो हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट स्लो होगी। इन्वेस्टमेंट स्लो होगी तो हमारी ग्रोथ स्लो होगी, ग्रोथ स्लो होगी तो हमारा जॉब क्रिएशन स्लो होगा। तो बेसिकली ट्रेड ऑफ हो गया है कि हमें शॉर्ट टर्म फ्रीबीज देने हैं या हमें लॉन्ग टर्म लॉस झेलना है। तो बेसिकली यहाँ पर शॉर्ट टर्म फ्रीबीज को ही सब लोग यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इट इज़ दिस इंक्लूसिवनेस दैट लाइज एट द हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर अब एक ही बात हमें सीखनी है, वो बात हमें ये सीखनी है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने चाहिए वो कंसल्टेटिव होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, और यहाँ पर जो बेनिफिशियरीज हो उनको यहाँ पर कम्युनिकेट होना चाहिए कि इन रिफॉर्म से आपको क्या फ़ायदा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन बीइंग दैट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैज़ टू बी मोर कंसल्टेटिव, मोर ट्रांसपेरेंट एंड बेटर कम्युनिकेटेड टू द पोटेंशियल बेनिफिशियरीज। इट इज़ दिस इंक्लूसिवनेस दैट लाइज एट द हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि लोगों को फ़ायदा बताया जाए कि इस लॉ को से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा रिफॉर्म्स लाने के लिए, लेकिन ये जो रिफॉर्म्स लाएंगे तो उनसे लोग जो है सेटिस्फाइड होंगे। तो हमारी सोसाइटी का नेचर थोड़ा आर्गुमेंटेटिव है, तो उनको समझाना ज़रूरी होता है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गया हो कि ये आर्टिकल कहने की कोशिश क्या कर रहा है। आर्टिकल ये कहने की कोशिश कर रहा है कि रिफॉर्म्स तो अल्टीमेटली लेकर ही आने, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत हैं। प्रॉब्लम्स यहाँ पर ये है कि सिर्फ वीट और पैडी को ही लगाया जाता है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। वीट और पैडी को लगाने की वजह से यहाँ पर जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक्स हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। वाटर गजलिंग क्रॉप है तो जो वाटर टेबल है वो रिसीड होती जा रही है। बाकी मीथेन एमिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं।
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत कम है, लैंड होल्डिंग बहुत कम है, तो सिर्फ अगर आप स्टेपल क्रॉप लगाओगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा आपकी इनकम नहीं आने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर के ऊपर शिफ्ट करने की ज़रूरत है। हाई वैल्यू एग्रीकल्चर के ऊपर अगर शिफ्ट करना है तो यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा तभी यहाँ पर एफिशिएंट वैल्यू चेन्स बन पाएंगी। तो एफिशिएंट वैल्यू चेन्स बनने के लिए यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन रिफॉर्म्स ऐसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यहाँ पर जो पोटेंशियल बेनिफिशियरीज हो उनको उनका फ़ायदा समझाना चाहिए कि इन रिफॉर्म से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। टाइम फॉर अ क्लाइमेट टैक्स। अब COP26 में ग्लासगो में इंडिया ने बोला कि यहाँ पर जो रिच कंट्रीज़ हैं उनको पुअर कंट्रीज़ को यहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंसिंग देनी चाहिए, अगर रिच कंट्रीज़ चाहते हैं कि पुअर कंट्रीज़ ट्रांजिशन करें टू द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटीज़। तो ऑथर ने बोला यहाँ पर जो रिच कंट्रीज़ है वो तो पैसे दे नहीं रहे हैं, तो आप अभी क्या कर सकते हो, क्योंकि ट्रांजिशनिंग तो करनी है, यहाँ पर हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तो जाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ बहुत अमीर लोग हैं उनके ऊपर एक क्लाइमेट टैक्स लगा दिया जाए। तो वन सोर्स ऑफ फंडिंग कुड वेल बी द वेल ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो कि लगातार रिच हो रहे हैं। 2018 की ऑक्सफैम रिपोर्ट से ये पता चलता है जो 10% रिचेस्ट इंडियन है उन्होंने लगभग 77% वेल्थ उनके पास ही है। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला अगर उनके ऊपर 4% टैक्स भी लगा दिया जाए तो इंडिया की 1% की GDP के बराबर टैक्स आ जाएगा। तो इट रिवील दैट द फॉर्च्यून रिप्रेजेंटेड मोर देन 26% ऑफ द कंट्रीज GDP। और यहाँ पर 953 रिचेस्ट फैमिलीज है और उनके ऊपर अगर 4% का टैक्स भी लगा दिया जाए तो इंडिया की 1% की GDP के बराबर टैक्स आ जाएगा, और ये हम क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसी है वो थोड़ी अगेंस्ट है टैक्सेशन के। रिच को ज़्यादा टैक्स नहीं करती। फॉर एग्जांपल द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ मेकिंग द चेकर बेनिफिट फ्रॉम दिस ट्रेंड, बेसिकली यहाँ पर हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा मिलेनियर्स को। अब वो कैसे, तो सबसे पहले हमने कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से 22% पे कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर जो वेल्थ टैक्स है उसको हटा दिया गया और इनकम टैक्स में सिर्फ 2% बढ़ोतरी कर दी गई उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पर 10 मिलियन रुपीज़ से एनुअली से ज़्यादा कमाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ इनकम टैक्स 2% बढ़ा दिया गया, वेल्थ टैक्स हटा दिया गया, कॉर्पोरेट टैक्स को और ज़्यादा कम कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर एग्जम्पशन देने की कोशिश की जाती है। तो गवर्नमेंट को इन रिच लोगों से फ़ायदा लेना चाहिए, ना कि इनको फ़ायदा देना चाहिए। अब गवर्नमेंट रेवेन्यू के लिए क्या करती है, तो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट सोर्सेज की तरफ जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पेट्रोल के ऊपर प्राइसेस बढ़ा दिए, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट सोर्सेज से जब यहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश करती है तो अल्टीमेटली अनफेयर होता है, क्योंकि यहाँ पर गरीब आदमी को भी उतना ही टैक्स देना पड़ता है जितना कि यहाँ पर अमीर आदमी को देना पड़ रहा है। तो ये बेसिकली रिग्रेसिव टैक्स हो जाता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट को फिर इनकम टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। इनकम टैक्स सब लोग अपने प्रोपोर्शनेट टू द इनकम देते हैं। बाकी यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लाइमेट टैक्स लगाने की बात की गई। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। बाकी यहाँ पर पेट्रोल के ऊपर इसीलिए प्राइस बढ़ाए जाते हैं, पेट्रोल डीजल फ्यूल के ऊपर, क्योंकि इनलास्टिक गुड है। प्राइस बढ़े प्राइस कम हो, लोगों को इसकी ज़रूरत होगी तो लोग लेंगे, इस बात पर डिपेंडेंट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं, ठीक है, तो इंसान गोल्ड लेना बंद कर देगा, उसके लिए इतनी ज़रूरी तो नहीं है, इतना एसेंशियल तो नहीं है। लेकिन अगर दूध के प्राइस बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट जो इंसान है वो दूध लेगा, क्योंकि दूध तो उसकी डेली नेसेसिटी में आता है। तो आई होप आपको समझ आ गया। आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर जो बाइडेन है वो जा रहे हैं कोलोनोस्कोपी कराने। अब ये क्या होता है, बेसिकली कोलोन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो उसके चेकअप के लिए जा रहे होंगे। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर एक बिल पास हो रहा है अमेरिका में, तो देख लेते हैं एम्बिशियस बिल में क्या क्या इंक्लूड किया गया। पहला, यूनिवर्सल एक्सेस दी जाएगी प्री स्कूलिंग को, फंड्स दिए जाएंगे ताकि जो चाइल्ड केयर कॉस्ट है वो कम हो सके, हेल्थ केयर को और बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अब ये बिल यहाँ पर तो पास हो गया, अब सेनेट में पास होता है नहीं होता वो देखने वाली बात है, क्योंकि सेनेट में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का इक्वल नंबर है। आगे चलते हैं हम। फर्स्ट नोन कोविड केस वॉज वेंडर एट वुहान मार्केट। तो एक स्टडी से ये पता चला है जो फर्स्ट कोविड केस था वो वेंडर था वुहान मार्केट में। अब यहाँ पर एक AI सिस्टम बनाया गया जो कि एथिकल जजमेंट्स कर सकता है। तो AI में यही प्रॉब्लम होती थी कि वो एथिकल जजमेंट्स नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो इंसान में बाइसेस है वो अल्टीमेटली AI सिस्टम में आएंगे ही आएंगे। लेकिन ये जो AI सिस्टम है ये बेसिकली एथिकल जजमेंट्स कर सकता है। तो ये बनाया है एलन इंस्टीट्यूट फॉर AI ने। इन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी अनवील की जो कि यहाँ पर मॉरल जजमेंट्स कर सकता है। तो इन्होंने इसका नाम रखा है डेल्फी। डेल्फी क्या है, डेल्फी किसके ऊपर नाम रखा गया, तो रिलीजियस ऑरेकल था जो कि यहाँ पर एंशियंट ग्रीक्स के द्वारा यहाँ पर कंसल्ट किया जाता था, तो उसका नाम डेल्फी था, इसीलिए यहाँ पर नाम डेल्फी रखा गया। तो दे कॉल्ड इट डेल्फी आफ्टर द रिलीजियस ऑरेकल कंसल्टेड बाय द एंशियंट ग्रीक्स। तो AI में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि AI में वही फ्लॉज होते हैं जो कि लोगों में होते हैं, क्योंकि बेसिकली इनपुट तो हम ही उनको दे रहे होते हैं। तो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम एंड डिजिटल असिस्टेंट शो बाइस अगेंस्ट विमेन। तो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में देखा गया है कि विमेन के अगेंस्ट बाइस शो करता है। इसके अलावा यहाँ पर जो पीपल ऑफ कलर है उनके अगेंस्ट बाइस शो करता है। बेसिकली कॉकेशियन के लिए तो सब कुछ ठीक बताएगा, उनके अगेंस्ट बायस नहीं होता, लेकिन नॉर्मल पीपल ऑफ कलर के अगेंस्ट वो बायस होता है। एल्गोरिथम जो भी यहाँ पर कोर्ट्स, पैरोल ऑफिसर्स और पुलिस डिपार्टमेंट्स यूज़ करते हैं सेंटेंस देने के लिए, तो वो भी देखा गया कि उसमें भी बाइसेस होती हैं। तो इन बाइसेस को सॉल्व किया है इस डेल्फी नाम के AI ने, जिसमें एथिकल जजमेंट्स का फीचर है। अभी कितना ठीक है कितना नहीं है वो देखने वाली बात है।
अब ये फार्म लॉस के ऊपर ये एक्सप्लेन सेक्शन पूरा। तो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि यहाँ पर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स करना शुरू किया था। अब ये जो एग्रीकल्चर है ये आता है स्टेट सब्जेक्ट में, तो ये स्टेट लिस्ट में आता है। तो देयर हैज़ बीन अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड फॉर रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर मार्केट, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये स्टेट गवर्नमेंट के अरीना में आता है, जिसकी वजह से रिफॉर्म करना मुश्किल होता है। 2000 में एपीएमसी मार्केट में रिफॉर्म करने की बात की गई, उसके बाद मॉडल एपीएमसी एक्ट लेकर आया गया 2003 में, लेकिन यहाँ पर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो सिर्फ मॉडल एपीएमसी एक्ट ही लेकर आ सकती। इंप्लीमेंटेशन तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है यही स्टेट गवर्नमेंट का है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लेकर रूल्स नहीं बनाए, जिसकी वजह से यहाँ पर मॉडल एपीएमसी एक्ट में बहुत कम ही सक्सेस मिल पाई। तो बट गिवन दैट इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, द सेंटर हैज अ लिटिल सक्सेस इन गेटिंग द स्टेट्स टू अडॉप्ट द मॉडल एपीएमसी एक्ट। फिर यहाँ पे बिल पास करने की कोशिश की गई। अब फार्मर्स के क्या कंसर्न थे? फार्मर्स के यही कंसर्न थे कि एक बार अगर एपीएमसी मंडी से बाहर ट्रेडिंग होने लगी तो धीरे धीरे जो एपीएमसी मंडी है वो रिडंडेंट हो जाएंगी और धीरे धीरे जो एमएसपी प्राइस है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर फार्मर्स चाहते थे कि एमएसपी को एक लीगल राइट बना दिया जाए। उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इन लॉस के ऊपर स्टे लगा दिया। जो लैंड एक्विजिशन लॉ है एंड नाउ द 3 फॉर्मूलाज, तो इससे पहले मैंने आपको बताया था लैंड एक्विजिशन लॉ में अमेंडमेंट करने की कोशिश की गई थी, ताकि यहाँ पर कुछ केसेस में यहाँ पर लैंड ओनर से कंसेंट लेने की ज़रूरत ना पड़े, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके बाद ये तो बहुत बार ऐसा होना पड़ रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनको लॉज को रिपील करना पड़ रहा है। तो CAA एक्ट 2019 उसकी अलग बात है, वो इतना स्टार्क नहीं था जितना प्रोटेस्ट इसमें देखने को मिला। बाकी जहाँ पर आर्टिकल 370 की बात है तो आर्टिकल 370 का रोल बैक नहीं होने वाला है, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टीज़ है वो भी उसके रोल बैक की बात नहीं करती हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो सिर्फ यही बात करती हैं कि स्टेटहुड दे देना चाहिए जम्मू कश्मीर को और अर्ली इलेक्शन कराए जाने चाहिए। अब यहाँ पर रिलायंस की और सऊदी के अरामको की एक डील हुई थी, लेकिन इस डील को वो लोग वापस से रीइवैल्यूएट करेंगे, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पर ये जो अरामको कंपनी है सऊदी की है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इन सऊदी अरामको हैव डिसाइडेड टू ड्रॉप द लेटेस्ट मेगा प्लान। तो यहाँ पर जो सऊदी के अरामको कंपनी बेसिकली 20% स्टेक जो है एक्वायर करने वाली थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को ऑयल टू केमिकल बिजनेस में, लेकिन अब इस के बारे में वो वापस से सोचेंगे। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक प्लान बताया है कि धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जामनगर में, और यहाँ पर इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ लगाई जाएंगी। तो धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स जामनगर में, और यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बनाई जाएंगी। यहाँ पर CCI ने बात की है नेशनल डिजिटल ड्रग्स डेटा बैंक की। वो इसीलिए बात की है क्योंकि ऐसा देखा गया कि जेनरिक ड्रग्स में जो कंपटीशन होता है वो इस बात पे नहीं होता है कि प्राइस क्या है, जबकि ब्रांड कंपटीशन के ऊपर इसमें कंपटीशन होता है। तो ब्रांड कंपटीशन तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो जेनरिक ड्रग्स है बेसिकली सब में सेम ही इंग्रेडिएंट होते हैं। तो CCI फाउंड दैट द मार्केट फॉर जेनरिक ड्रग्स इज ड्रिवन बाय ब्रांड कंपटीशन इंस्टेड ऑफ प्राइस कंपटीशन। तो यहाँ पर प्राइस कंपटीशन होना चाहिए, ना कि ब्रांड कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि जो जेनरिक ड्रग्स होती है बेसिकली वो आइडेंटिकल होती हैं, जो कि ड्रग्स पहले कभी पेटेंट कराई गई होंगी। तो ये उसका जेनरिक वर्जन होता है, पेटेंटेड ड्रग का ही जेनरिक वर्जन होता है, और ये सारे जेनरिक ड्रग सेम होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड। तो यहाँ पर प्राइस कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन प्राइस कंपटीशन नहीं हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे CCI ने बोला है कि एक नेशनल डिजिटल ड्रग्स डेटा बैंक बनाया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो ड्रग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो इन्फोर्स किए जा सकें। अगर ड्रग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एक बार इन्फोर्स किए जाएंगे तो यहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादातर उसके बाद प्राइस कंपटीशन को देखने लगेंगे कि किसका प्राइस सस्ता है, ताकि यहाँ पर जो जेनरिक ड्रग्स है उसमें कॉम्पिटिशन हो सके। कमीशन ने एक और यहाँ पर इशू बताया कि यहाँ पर ऑनलाइन फार्मेसीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और वो यहाँ पर पेशेंट्स का डेटा भी कलेक्ट करती हैं, तो उसको लेकर यहाँ पर प्राइवेसी इशूज़ कुछ होते हैं। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर एक और न्यूज़ रह गई, ये हम देख लेते हैं। कोविड पैंडेमिक में ऐसा देखा गया जो इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस लोग ज़्यादा लेने लग गए हैं। वो इसलिए लेने लगे क्योंकि कोविड में उनको ये बात पता चली हुई कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर कोई भी यहाँ पर हेल्थ की प्रॉब्लम आती है। तो कोविड पैंडेमिक हैज़ बूस्टेड इंश्योरेंस कंपनीज बिजनेसेस एज एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल टर्न टू हेल्थ कवर टू मीट मेडिकल एक्सपेंसेस। अभी मैंने आपको बताया भी था कि नीति आयोग की मिसिंग मिडिल की एक रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पर जो बीच वाले मिडिल क्लास के लोग हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं या फिर यहाँ पर जो पुअर हैं उनके लिए तो गवर्नमेंट के पास स्कीम्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आयुष्मान भारत है जिसमें 5 लाख का मिल जाता है। जो अमीर लोग हैं वो ले ही लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन यहाँ पर जो मिसिंग मिडिल वाले लोग हैं वो इंश्योरेंस नहीं ले पाते। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ये लोग भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, क्योंकि इनको भी ये बात समझ आ गई क्योंकि अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।